अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, पाकिस्तान में नए सूबों और इंतजामी यूनिट के क़याम की बहस एक मरतबा फिर कौमी सियासत के मरकज़ में आ गई है। MKM पाकिस्तान ने नए सूबों के मामले पर कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान किया है और मुल्क भर में इस मसले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये सवाल सिर्फ नए सूबे बनाने या ना बनाने का नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का मौजूदा इंतजामी ढांचा आज की आबादी, शहरी फैलाव और अवामी ज़रूरियात का बोझ उठाने के लिए काफ़ी है। क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क की आबादी में कई गुना इजाफा हो चुका है। बड़े शहर मेगा सिटीज़ बन चुके हैं, नए शहर मराकज़ वजूद में आ चुके हैं, जबकि आबादी दूर दराज इलाकों तक फैल चुकी है। लेकिन पाकिस्तान अब भी बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 सूबों के इंतजामी ढांचे के तहत चल रहा है। हालिया बहस में यही नुक्ता सामने आया है कि बढ़ती हुई आबादी और इंतजामी ज़रूरियात के मुकाबले में मौजूदा ढांचे पर नज़रसानी की ज़रूरत है। नए सूबों के हामियों का मौक़िफ़ है कि छोटे इंतजामी यूनिट से हुकूमत अवाम के करीब आ सकती है, फैसलों में तेज़ी आ सकती है, सेहत, तालीम, पुलिस, बल्दियाती निज़ाम और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी बेहतर हो सकती है, जबकि वसाइल की तकसीम भी ज़्यादा मौसर अंदाज में की जा सकती है। MKM पाकिस्तान भी अपने मुतालबे को बुनियादी तौर पर बेहतर गवर्नेंस, मौसर सर्विस डिलीवरी और मतवाजन तरक्की से जोड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या सिर्फ सूबों की तादाद बढ़ा देने से गवर्नर्स के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या नए सूबे बनाने के साथ नए गवर्नर हाउसेस, असम्बलियाँ, सेक्रेटेरिएट्स और इंतजामी ढांचे कौमी खजाने पर इजाफी बोझ नहीं डालेंगे? क्या इसके लिए वसाइल, आबादी, रकबे, मुआशी सलाहियत और इंतजामी ज़रूरत को बाकायदा तौर पर मियार नहीं बनाना चाहिए? सबसे अहम सवाल सियासी इत्तफ़ाक़ राय का है। जी हाँ, आइन के तहत किसी सूबे की हुदूद में तब्दीली या नए सूबे के क़याम के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत और उसके बाद पार्लिमान में आइनी तरीक़ाकार की तकमील ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी ने भी वाज़ेह किया है कि नए सूबे किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बल्कि आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए ही बन सकते हैं। सियासी जमातों के मौक़िफ़ भी इस बहस को मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं। मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमा माजी में नए सूबों के क़याम की हिमायत करते रहे हैं और जनूबी पंजाब सूबे की बहस भी पार्टी सियासत का हिस्सा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे के तस्वुर की हिमायत का इजहार किया है। ताहम नए सूबों के मामले में आइनी तरीक़ाकार और सियासी इत्तफ़ाक़ राय को बुनियादी शर्त करार दिया है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी जनूबी पंजाब सूबे के क़याम को सियासी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया था और 100 रोज़ा प्रोग्राम में इस हवाले से इक़दामात की बात भी की गई थी। ताहम मौजूदा बहस में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नए इंतजामी यूनिट की मुखालिफत का इल्ज़ाम भी सामने आया है, जबकि MKM पाकिस्तान तवील अरसे से बड़े और गुंजान आबाद इलाकों के लिए नए इंतजामी यूनिट्स की हामी रही है। हालिया दिनों में पार्टी ने इस मामले को दोबारा भरपूर अंदाज में उठाया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बढ़ती हुई आबादी और मौजूदा इंतजामी निज़ाम की महदूद सलाहियत के बायस इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। तो आज बुनियादी सवाल यही है, क्या पाकिस्तान को वाकई नए सूबों की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो कितने सूबे, किन बुनियादों पर? आबादी, रकबा, वसाइल या फिर इंतजामी ज़रूरत? क्या नए सूबे गवर्नर्स बेहतर करेंगे या सिर्फ सियासी नक्शा ही तब्दील होगा? क्या जनूबी पंजाब, हज़ारा, कराची या दीगर इलाकों के लिए अलग इंतजामी यूनिट्स का मुतालबा एक कौमी इंतजामी ज़रूरत है या फिर ये सियासी मफादात का हिस्सा है? और सबसे बढ़कर क्या सियासी जमातें अपनी जमाती और सूबाई सियासत से बालातर होकर नए सूबों के मामले पर एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर सकती हैं या नहीं? इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा MKM पाकिस्तान अरशद वोहरा साहब ने। अरशद वोहरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अरशद वोहरा साहब, बुनियादी सवाल तो सबका यही है कि क्या वाकई पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है, और अगर वाकई ज़रूरत है तो कितने नए सूबे बनने चाहिए? क्योंकि आप कहते हैं कि कराची को अलग सूबा बना दिया जाए, सिंध की तकसीम हो जाए, उधर हमने देखा जनूबी पंजाब की बात हो रही है, बहावलपुर सूबे की बात हो रही है, हज़ारा सूबे की बात हो रही है, और कुछ फिगर्स भी सामने आ रही हैं। कोई कहता है 15 सूबे बना लें, कोई 18, कोई 30 और 32 की बात कर रहा है। तो आपके ख्याल में सूबे कैसे बनने चाहिए और कितने बनने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूबे बनना तो नागुज़ीर है क्योंकि मैनेजमेंट फेलियर है, और ये जिस तरीके से मैनेजमेंट फेलियर ऑल ओवर पाकिस्तान हुआ है, और ख़ास तौर पर कराची जो इसको सफ़र कर रहा है, कराची को तो बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि कराची जो है आपका इकोनॉमिकल हब है, आपका फाइनेंशियल हब है। अपार्ट फ्रॉम दैट
देखिए केपीके में भी जो है हजारे के लोगों की एक डिमांड है। और आज आपने जो है जबान की बुनियाद पे 4 सूबे बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क को लसानी बुनियादों पर तकसीम करके जो है लसानियत को मजीद जो है हवा मिली है। और इससे जो है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मुल्क को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है पंजाब में जाहिर सी बात है, आपका बहावलपुर से वादा था कि आप बहावलपुर को सूबा अलग बनाएंगे। जी। इसी तरह सदर्न पंजाब है, सदर्न पंजाब को उसकी जरूरत है। पंजाब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 13 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो आपकी मैनेजमेंट इश्यूज रिजॉल्व होते हैं अगर कोई ये समझता है कि एक चीफ मिनिस्टर इतने बड़े सूबे पे, और खास तौर पर बलूचिस्तान, अगर आप जियोग्राफिकली बलूचिस्तान को देख लें तो बलूचिस्तान तो दुनिया के 150 मुल्कों से बड़ा है जियोग्राफिकली। आपका कराची शहर जो है वो दुनिया के 128 मुल्कों से बड़ा शहर है। तो यू नीड टू प्रॉपरली एड्रेस सो दैट यू कैन मैनेज दिस कंट्री। इस मुल्क को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, फाइनेंशियली हो, मैनेजमेंट हो, लेकिन लेकिन अरशद आपकी वोरा साहब, डिलीवरेंस का आपके लेवल। पीपल्स पार्टी के दोस्त तो कहते हैं कि सिंध की अवाम का मुतालिबा ही नहीं है कि सिंध में नए सूबे बने। वो तो पंजाब की अवाम जो है वो मुतालिबा कर रहे हैं कि पंजाब में सूबे बनने चाहिए। तो वो तो कहते हैं कि हम सिंध की देखिए तकसीम की बात करें ही ना, और आप जो बात कर रहे हैं वो सिंध को तकसीम करने की बात कर रहे हैं। देखिए हम सिंध को तकसीम करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। सिंध सदन है ना, कराची सिंध सदन है, तो आप कराची को सिंध सदन का नाम दे दें। आप सिंध सेंट्रल अलग कर दें, सिंध नॉर्दर्न अलग कर दें। आप सिंध की तकसीम कौन करने की बात कर रहा है? हम तो कह रहे हैं आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली आप इसको सेपरेट करें ना। आप जो है, आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी मुंह में खाक, कि कौन इस अल्लाह ना करे, हम पाकिस्तान को तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे। हम तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो पाकिस्तान पिछले 70 सालों से संभल नहीं सका है, दुनिया में इसकी मिसालें हैं। पाकिस्तान बनने के बाद जितने मुल्क बने हैं उन मुल्कों ने अपने यहाँ छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए हैं, तो भी वो कामयाब हुए हैं। हमारे निजाम का, हमारे सिस्टम का फेलियर ही ये है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने इसको एक्यूमुलेट करके रखा, और हमने जो है वो ना तो सूबों को खुद मुख्तार किया। सूबों को खुद मुख्तार किया तो सूबों ने जो है नीचे एम्पावरमेंट जो है आपकी लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं दी, और तमाम फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर्स जो उन्होंने अपने पास रखी। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलता। और ये जो बात होती है ना, ये जो लसानियत को हवा दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज मैं सिंध के शहरियों को पैगाम देता हूं कि ये उनके अपने लिए अच्छा है। देखें, अब कराची भी सिंध का हिस्सा है, और कराची अगर डेवलप होगा तो लाड़काना भी डेवलप होगा, सक्खर भी डेवलप होगा, कश्मीर भी डेवलप होगा, नवाबशाह भी डेवलप होगा। हम कंपटीशन भी करेंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन वी नीड टू, आप अगर देखें आज ये डिमांड्स कश्मीर से कराची तक अगर डेवलपमेंट हुई होती तो फिर ये डिमांड आती ही नहीं। डेवलपमेंट ही तो नहीं हुई है। आपने 18 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उनको जो मजा लग गया है ना, वो पैसों का जो खासतौर पर मजा लगा है, वो कहाँ से उस मजे को छोड़ेंगे? वो देखें तो सही कि किस तरीके से उन्होंने हजारों अरब रुपए, मैं यहाँ कोई सैकड़ों अरब की बात नहीं कर रहा, हजारों अरब रुपए की जिस तरीके से करप्शन हुई है इस शहर में, इस सूबे में, ये सूबा जो है पानी के लिए तरस रहा है, ये सूबा बिजली के लिए तरस रहा है, ये सूबा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस रहा है। आप जब जो है सिंध का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि आप किसी नए सूबे में आए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज है। आप तो कुछ कर ही नहीं सके अपने सूबे के लिए। आपने पिछले 18 सालों में कराची में सिर्फ एक ये मलिर एक्सप्रेसवे, जिसको अब शारा भुट्टो कहते हैं, आपने वो दी, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। उसमें कोई आपने जो है बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारा। और सिमिलरली आपने कराची को पिछले 10 साल से S3 जो वफाक ने पैसे दिए थे वो तो लियारी नदी में दफन हो गए। वो उस प्रोजेक्ट को आगे आप बढ़ा ही नहीं सके। ये आपका लेकिन मैनेजमेंट लेकिन का अरशद फेलियर है। वोरा साहब, ठीक इतना है, बड़ा पाकिस्तान सूबा, पीपल्स पार्टी इतना की। बड़ा शहर, मेरे भाई सिर्फ एक मेरी बात सुन लें, जी। एक सड़क तो बना नहीं सके 5 साल में, जो ये यूनिवर्सिटी रोड खोद के रखी हुई है। आज कराची के लोग मेंटली इल हो चुके हैं। आज कराची के लोग जिस तरीके से जहनी तौर पर बीमार किया जा रहा है, आधे आधे घंटे का सफर जो है वो 3-3 घंटे में तय होता है, 2-2 घंटे में तय होता है। ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रही। जहां आज से 10 साल पहले 250 सिग्नल थे, आज 60 सिग्नल हैं। और अल्टरनेट जो देखो, अल्टरनेट पुल बना दो। अरे पुल बना के आप मैनेज तो करो, पहले ट्रैफिक को मैनेज करो, सड़कें चौड़ी करो। आप फिर वही कराची को सरी और सीमेंट का शहर बनाने जा रहे हो। आपसे ना कचरा उठा, ना आपसे सीवेज का निजाम बेहतर हुआ। आप कराची की गलियों में चले ना, आपको पता चले कि
किस किस तरीके से गटर का पानी बह रहा है, लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने के लिए मुश्किलात होती हैं, नापाकी होती है। तो सिंध हुकूमत जो है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज बिकम अ फेलियर। और जब ये कहते हैं ना कि हम फेल नहीं हुए हैं, एमक्यूएम के ऊपर ये इल्जाम तराशी करते हैं, तो इन्हें ये याद होना चाहिए कि एमक्यूएम का ही दौर था जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एमक्यूएम के पास जब जब हुकूमत रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कराची जो है अमंग्स 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड था। आज कराची जो है वो इस पीपल्स पार्टी की बदौलत इट्स वर्स्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड है। तो दैट इज ठीक है, आपके ख्याल में जो कराची अब रहने के काबिल नहीं रहा। अरशद वोरा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। उनके रहनुमा अली गोहर बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, रहनुमा पीटीआई। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले अली गोहर बलोच साहब, ये तो सब कहते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अगर नए सूबे भी बन जाएंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और सिस्टम कोलैप्स की जो बातें हो रही हैं वो सिस्टम पर चलना शुरू हो जाएगा? सिस्टम तो यही है, नए सूबे हों या पुराने सूबे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, और मैं किसी हद तक तो आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जिस बात पर हम डिबेट कर रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई, ये एक जस्ट एक मीडिया बैथ है कि सूबे चलने चाहिए। किसी फोरम के ऊपर कोई असम्बली के अंदर कोई करारदाद आई हो या कोई चीज़ आई हो कि उस पर बहस की जाए कि इसमें किस किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। और जाहिर है कि अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो फिर उसके ऊपर बहस भी होगी, फिर उसके ऊपर फैसले भी होंगे, और जाहिर है कि जो भी फैसले हों वो कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए, और उसको किसी भी लेजिस्लेशन को कानूनी और आइनी तौर पर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज सामने ही नहीं आई तो उस पर हम क्या कह सकते हैं कि वो बननी चाहिए नहीं। हाँ, एक मीडिया बहस जरूर है, वो हम कर सकते हैं, उसमें हर चीज के प्लस माइनस हैं। जाहिर है कि आपकी बात ठीक है कि अगर सिर्फ महज सूबे हैं तो सूबों के साथ एक मतलब है कि उसमें कोई और भी तो दीगर कई रिफॉर्म्स की जरूरत है। बहस तो इस बात पे होनी चाहिए कि क्या सिर्फ सूबे ही मसाइल का हल है या कोई और रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे कि निजाम को मजीद बेहतर किया जा सकता है। तो ये सारी डिबेटेबल चीजें हैं। भाई, आप कह रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज सामने नहीं आई। देखिए, पंजाब असम्बली से जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे की करारदादें जो हैं वो मंजूर हो चुकी हुई हैं। केपी असम्बली से हजारा की करारदाद मंजूर हो चुकी है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। उस पर तमाम जमातों ने अपने मैनिफेस्टो में भी बात की है कि हम इसे बनाएंगे। तो चीज़ तो आपके टेबल पे मौजूद है और काफ़ी साल पहले से मौजूद है, अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा? और आप खुद ये मुझे बताएं कि 12-13 करोड़ का एक सूबा पंजाब है, क्या ये उस अवाम के साथ ज्यादती नहीं है कि उसके लिए सिर्फ एक वज़ीर आला हो, एक आईजी हो, एक चीफ सेक्रेटरी हो? कैसे इंतजामी कंट्रोल इस पर रह सकेगा? नहीं, देखें, ये तो एक हकीकत है कि इस वक्त भी अगर आप कंपैरिजन करें, पिछले दिनों में कश्मीर में एक कैंपेन जो थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन कामयाब भी हुई, तो वहां पर क्या किस बात का एक जब नवाज शरीफ साहब गए, मरियम साहिबा गई, तो वहां पर हमने यही कहा था ना, जिस चीज पे वोट मिला, कि हम कश्मीर में भी वही सहूलतें देंगे, वही चीजें देंगे जो हमने पंजाब में दी। हमारा ये दावा नहीं है, हमने अमली तौर पर साबित किया, और मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरीके के साथ पंजाब के अंदर डिलीवर किया है, मतलब है कि कोई हमारे नाकदीन इस बात को चाहे तस्लीम ना करें, लेकिन ये एक मुसलमा हकीकत है कि पंजाब में जिस तरह से शबाना रोज मेहनत हो रही है, और कोई भी गवर्नमेंट अगर मैं समझता हूँ कि दिन रात अगर मेहनत करे और खलूस नीयत के साथ काम करे तो तमाम सूबों के हालात पंजाब की तरह बेहतर हो सकते हैं, और पंजाब बेहतर है। अगरचे ये नहीं कहा जा सकता, कोई चीज़ हरफे आखिर नहीं है कि आपने इतनी तरक्की कर दी तो अब उसके बाद आपने काम मुकम्मल कर दिए। हाँ, ये है कि जब से हमारी गवर्नमेंट है तो एक दिन भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दाया किए बगैर वहां पर मेहनत की है, और उसके नताइज सामने आ रहे हैं। हर शोबे में मेहनत की है, लेकिन इसके बावजूद चैलेंजेस भी मौजूद हैं। और जहां तक आप करारदादों की बात करते हैं, जाहिर है कि एक करारदाद अगर किसी एक टन्योर में आई तो सूबे बनाने के लिए करारदाद की जरूरत नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। ठीक है। तो जाहिर है कि वो मतलब है कि उसके लिए अगर आज एक किसी मीडिया पर जाकर कोई भी मैं बयान देता हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने मिसाल के तौर पर बयान दिया है,
तो उस चीज को जाहिर है कि किसी फोरम पर लाने की जरूरत है, फिर पता चलेगा कि पार्टी लीडरशिप की क्या आउटपुट ठीक है, है, आपके पार्टी ख्याल में लीडरशिप इस मामले किस को तरह से किसी देखती फोरम पर है, लाना चाहिए और उस पर अरकान ठीक है बहस भी होनी चाहिए और उसमें पार्टी जो है, पार्टी पोजीशन जो है उस पर वाजे होगी। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, चलें ठीक है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक कहते हैं कि इत्तेफाक राय से नए सूबे बन सकते हैं। चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो गवर्नमेंट मिली थी और वो भी तो नए सूबे बनाने की हामी रही है, तो आपने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये मुतालबा तो आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। तो नए सूबों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है और ख़ास तौर पर अगर हज़ारा सूबा बनाने की बारी आती है तो क्या आप लोग तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you so much, इमरान साहब, for inviting me in your show. लेकिन गुजारिश ये है कि ये जिस तरह आगे बलूच साहब ने कहा कि कुछ चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, या जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तो मुझे बताएं ब्लैक एंड वाइट में लाने किसने और ये डिबेट स्टार्ट किसने की? इन्हीं के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो स्टार्ट किया कि जी लेकर आए, हम नए सूबे बनाएंगे, सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब सिस्टम कोलैप्स करने से मुराद क्या थी? उनकी मुराद ये थी कि सिस्टम के अंदर जितने आईनी इदारे हैं वो सारे फंक्शनल नहीं हैं। और ये रोज ये बात करते हैं, जब ये दबंगे दोहल ये बात करते हैं कि जी हमारे पास हाइब्रिड रजीम है, तो हाइब्रिड रजीम और वो बड़ा फंक्शनल है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हाइब्रिड रजीम का कहीं जिक्र आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? आईने पाकिस्तान की प्रेम्बल तो ये कहती है कि ये हुकूमत, ये रियासत पाकिस्तान अवामी नुमाइंदे चलाएंगे, और अवामी नुमाइंदे कहते हैं जो आजकल जो जेली मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं, तो सही मानों के अंदर नुमाइंदे भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि नहीं जी हाइब्रिड रजीम में बड़ा अच्छा चल रहा है, और साथ ही ये कहते हैं जब हम उनसे बात करते हैं कि जी ये फलाना काम हमें कर लेना चाहिए, तो वो कहते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। तो अगर इसी तरह ही ये रियासत चलनी है, इसी तरह ये हुकूमत के नुमाइंदों ने ये हुकूमत वक्त चलनी है, और ये हुकूमत वक्त ये कह रही है कि हमारे मुखालफीन इससे पंजाब की तरक्की से एग्री करें ना करें, भाई हम तो आपके मुखालफीन हैं, हम तो एग्री नहीं करते, लेकिन आपके इत्तेहादी भी एग्री नहीं करते। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर या जीबी के इलेक्शन के अंदर पंजाब के हवाले से आप लोगों को डाकू कहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत है। उन्होंने ये कहा है कि आपने मैंडेट चोर हैं आप लोग। उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर को तरक्की की है, बाकी पूरा पंजाब जो है वो इस वक्त ज़बू हाली का शिकार है। वहाँ पे ना अस्पताल है, ना तालीमी इदारे हैं, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ नहीं। सिर्फ आपने लाहौर को पंजाब का है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं। और आप आगे से उनको क्या कह रहे हैं कि कराची के अंदर जो है 3,000 अरब रुपए का हिसाब दें। आप लोगों ने कराची को सिंध को खंडरात बना दिया। कराची के अंदर आज भी जो है पानी के मसाइल हैं। तो ये मामला तो वो जालिब ने कहा था ना कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारा घर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चारा घर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तो आज आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना भी दें, बनाएगा कौन? हुकूमत वक्त में बताना है ना। आईने पाकिस्तान ये कहता है 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो इनके पास 2/3 मेजोरिटी है। ये तो एक दूसरे के मैंडेट के ऊपर सवालिया निशान उठाए बैठे हैं दोनों हुकूमती जो जमातें हैं। और साथ ही साथ जब ये मैंडेट के ऊपर सवाल उठाते हैं तो उसके बाद जो 2/3 आई वो तो रिजर्व सीट्स के साथ आई। क्या मुझे बताएं पाकिस्तान इनके पास कोई इस तरह की मॉरल, लीगल या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड है जिसके ऊपर इनके पास से 2/3 मेजोरिटी आई? रिजर्व सीट्स इनकी बनती ही नहीं थी। आईने पाकिस्तान कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से जाएगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर 100 के करीब सीट लेकर बैठी है, लेकिन रिजर्व सीट एक भी नहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसकी रिकग्निशन नहीं। आजाद कश्मीर का हाई कोर्ट रिकग्नाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से 4 दिन पहले आकर कहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात ही नहीं है। ये वो जमात जिसने 2024 के अंदर 2,70,00,000 वोट लिया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि ये गवर्नेंस के मामला को बेहतर हों, लेकिन बेहतर वो करें जिसको आइन ने इस्तेहकाक दिया। आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, लोग सियासी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक आए। आगे ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं जिसको मैंडेट मिला है वो ये काम करे और पहले दोबारा से इलेक्शंस हो, नए इलेक्शंस हो, उसके बाद जो जिसको मैंडेट मिले वो ये काम करे। लेकिन अरशद वोरा साहब देखिए, खाली मुतालबा करने से तो सूबे नहीं बन सकते ना। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और वो MQM पाकिस्तान के पास नहीं है।
तो फिर आपके पास क्या हल है? तो फिर तो भूल ही जाए ना फिर आप नए सूबा। लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को, और जाहिर सी बात है 18 साल से जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर सीटें लेती रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास इतने ज्यादा हैं कि वो जिस तरीके से इलेक्शंस को मैनेज करते रहे हैं अंदरून सिंध में, और उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत की है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी अदर पार्टी के फ्यूचर में भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको किसी तरीके से भी हराया जा सके। और अगर या तो फिर उनकी कोई डिलीवरेंस हो, उन्होंने अंदरून सिंध में जो है दूध की नहरें बहा दी हों, अंदरून सिंध में उन्होंने जो है लोगों के घरों में बिजली दे दी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया हो, वहां पे जो है सीवरेज का निजाम बेहतर कर दिया हो, पीने का साफ पानी दे दिया हो। वहां तो स्कैंडल्स के स्कैंडल्स हैं। अगर मैं एक चैप्टर भी शुरू करूं स्कैंडल्स का, तो आप यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देखें दुनिया में इसकी मिसालें मिलती हैं। कराची आपका फाइनेंशियल हब है। मैं समझता हूं कि कराची पाकिस्तान के हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहर को, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को दर्द होना चाहिए कराची के लिए, दिल में दर्द रखना चाहिए, क्योंकि कराची में हर शहर से, हर जबान बोलने वाला, और चाहे वो केपीके से हो, चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, लोग आते हैं, अर्निंग करते हैं। कराची जो है, कराची इज ए हेल्पिंग हैंड टू पाकिस्तान, कराची इज द बैकबोन। तो कराची के लिए भी सब दर्द रखें अपने दिलों में, और कराची को दुनिया में इसकी मिसालें हैं। अरशद वोरा साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है। कराची में बात मुकम्मल हो लेने दें तो चले कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। आपका सवाल ये था, तो इट कैन बी पॉसिबल बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि कराची शुड बी डिक्लेयर्ड एज फेडरल फाइनेंशियल कैपिटल टेरिटरी। और इसकी मिसाल चाइना में भी है, इसकी मिसाल मलेशिया में भी है, इसकी मिसाल नेदरलैंड्स में भी है। तो दुनिया में इसकी मिसालें 17 जगह में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इन्हीं नुकात को हम आगे लेके चलते हैं। कादिर मंदोखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन करे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब, अरशद वोरा साहब ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की है और नए सूबों के हक में बड़े दलाइल भी दिए हैं, उसके फ़ज़ाइल भी बयान किए हैं। तो अगर कराची एक नया सूबा बन जाता है और इंतज़ामी तौर पर उसका कंट्रोल और गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को कराची की तरक्की पे खुशी होना चाहिए, क्योंकि सिंध का कैपिटल है। और दूसरी बात यह कि यहाँ कराची में पश्तूनों को 200 साल से ज़्यादा तारीख है जो यहाँ आबाद है कराची में। और अरशद वोरा साहब को मैं बता दूं, ली मार्केट में अफगानिया एसोसिएशन के नाम से कंपाउंड है जो 200 साल से आबाद है यहाँ कराची में। और दूसरी बात ये कि मैं अरशद वोरा साहब से ये कहूँगा, इनके लिए नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए, कि सारा पिंड भी मर जाए चौधरी फिर भी तू नहीं बनेगा। तो सर, आपकी बात पे वैसे अरशद वोरा साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी जानिब आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा ये बताएं कि नए सूबों के जो इतने, अरशद वोरा साहब अगर आप क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहें। नहीं, मैं अपने भाई की इस बात पर हंसा कि हर प्रोग्राम में सिर्फ यही बात करते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत गम है मुस्तफा कमाल ने इनको हराया उस इलाके में, तो इन्हें उसका गम है। तो ये बात इनके दिल में बैठी हुई है, तो ये हमेशा यही बात करते हैं। और मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि एक दिन चाय पे मुझे बुलाएं, अपनी छत पर बिठाएं, और मैं आपको आपकी पार्टी की कारकर्दगी दिखाऊं। आपको आपका पठान मजदूर जो है आपके घर के सामने से सड़क पे बसों की छतों पर बैठा हुआ जब अपने काम से वापस लौट रहा होगा, तो मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कि ये आपकी पार्टी की कारकर्दगी है इस शहर में। आज भी कराची का मजदूर जो है बसों की छतों पर सफर करता है, मगर ये मेरे भाई मुझे चाय पे बुलाते ही नहीं है। सर वो बिल्कुल आपको चाय पे भी बुलाएंगे, खाने भी बुलाएंगे। मैं 2021 के इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल साहब को 6 नंबर पे छोड़ चुका हूँ, पीटीआई को 6 नंबर पे, टीएलपी को 3 नंबर पे, और पूरा पीडीएम का कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल को हरा चुका हूं। और 2024 के इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल साहब के 3800 वोट थे, मेरे 42,000 वोट थे। मैं चैलेंज करता हूं मुस्तफ़ा कमाल साहब को, बोलो आप बड़े लीडर हो, बड़े एमक्यूएम के सदर बनने की कोशिश कर रहे हो, आप रिजाइन कर दें, आज अब दोबारा इलेक्शन ले ले। खुदा की कसम अगर मैं आपसे हार गया तो जिंदगी में कभी सियासत और वकालत का नाम नहीं लूंगा। जी वोरा साहब, नहीं, ये तो आपको करना चाहिए। वकालत आपका प्रोफेशन है। आप जैसे अच्छे वकीलों की हमारे मुल्क को, हमारे शहर को जरूरत है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप रिजाइन करें वकालत से। ठीक है सर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अली गौहर बलोच साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट की वजह भी हम पूछेंगे, और अरशद वोरा साहब भी मुस्कुराए हैं, और कादिर मंदोखेल साहब भी मुस्कुराए हैं। तो ये बड़ा हसीन मौका है कि तमाम तीनों जमातों के रहनुमा एक वक्त में मुस्कुरा रहे थे।
तो ये चक्कर है क्या, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो अली गौहर बलोच साहब, 18वीं तरमीम करके भी आप लोगों ने देख ली, सूबों को खुद मुख्तार करके भी देख लिया, लेकिन मसाइल नहीं हल हो पाए। अभी भी पाकिस्तान के तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जाते। 50,000 बच्चे जो हैं वो 3 साल की उम्र को पहुंचने से पहले पहले डायरिया का शिकार होकर वो जाँ बहक हो जाते हैं। तो मसाइल 55% आपकी आवाम ऐसी है पाकिस्तान की जिनको साफ पानी नहीं मिल रहा। तो बनने देना नए यूनिट्स, बनने दे नए सूबे, ये मसाइल तो हल हों कम से कम इस पाकिस्तान के। देखिए, बात ये है कि जब जाहिर है कि कादर मंदोखेल साहब ने थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किया, इनसे पहले कुछ गुफ्तगू हुई, लिहाजा कुछ बातों का शाको सबाक कादर भाई को नहीं पता चलो जो इधर गुफ्तगू हुई। पहले इधर हमारे वो पीटीआई के दोस्त कुछ चीजें फरमा रहे थे जिनमें उन्होंने दो तीन, एक तो उन्होंने शेर पढ़ा बड़ा लंबा चौड़ा, जी और दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा जी कि वो तो आपको पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी, आप तो 47 के। पहले तो मैं उनको शेर का जवाब में शेर कहूंगा कि इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो मरकज में इत्तेहाद में बैठी हुई हैं, जिस तरह भी हो, हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। ना पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में मर्ज हुई है और ना पीएमएलएन पीपल्स पार्टी में मर्ज हुई है। तो जाहिर है कि जब एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन होगा, तंदो तेज बातें भी होंगी, इल्जामात भी होंगे, सारी कुछ चीजें होंगी। तो ये एक सियासत का हुस्न है, सियासत का तरीका है। लेकिन उसके साथ साथ इत्तेहाद में बैठ के हुकूमतें चलाना, फिर उन मामलात को फामो तफहीम के साथ हल करना, ये भी एक सियासी तरीका है। लेकिन अगर ये अपने गिरेबान में झांके तो इनको वो आरटीएस सिस्टम ज़दा इलेक्शन जरूर नजर आएगा, जिसके तहत ये पूरे पाकिस्तान का मैंडेट छीन कर जो है ये इक़्तिदार की मसनद के ऊपर बानी पीटीआई को बिठाया गया था। और फिर जिस मेहनत के साथ उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से उन्होंने बेबहा और महान किस्म के करप्शन के किस्से आए, खुद भी खाया, अपनी बेगम के जरिए भी खाया, अपने साथियों के जरिए भी खाया, ज़कात के नाम के ऊपर लिया हुआ पैसा सियासत के ऊपर उड़ाया, ये किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। और खास तौर पर डस्का में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जब वो मतलब इक़्तिदार के मदे लूट रहे थे, वहां पर रंगे हाथों जो है वो पकड़े भी गए थे वोट चोरी करते हुए और मैंडेट चुराते हुए। तो मकसद, गुजारिश करने का मकसद ये है कि अगर उनको कोई कंपैरिजन करना है तो आए, केपीके के स्कूलों में भी चलते हैं, पंजाब के स्कूलों में भी आ जाएं, आए। आपकी हालात ये है कि आज इनका तीसरा टर्नओवर है केपीके के अंदर। अगर ये सूबों के इतने हामी हैं तो बनाए ना सूबे, किसने रोका है? वो तो सूबे जो है वो 2/3 मेजोरिटी से अपने उधर पास करवा लें और सूबे बना लें जितने बनाने। मैं भी अपनी पार्टी के दोस्तों को गुजारिश करूंगा, अपनी पार्टी लीडरशिप के, कि आप पीटीआई के दोस्तों के साथ मिल जाए, वोट दे दें और इनको कहें ना ये सूबे बनाए, पहल करें, अगर इनका बानी भी इतना हामी है। दूसरी ये बात है कि पेशावर जो कि इनका सूबाई कैपिटल है, वहां तक आज तक एक 15 साल में एक फॉरेंसिक लैब नहीं बना सके, कोई ऐसा हॉस्पिटल या इदारा नहीं सेहत का बना सके कि जिसके अंदर केपीके के हमारे दोस्तों का, हमारे तो दरवाजे दिन रात खुले हैं केपीके की अवाम के लिए। लाहौर में उनका इलाज होता है, कराची में उनका इलाज होता है, इस्लामाबाद में उनका इलाज होता है, और हमें करना भी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हमारे मतलब है कि हमारे तमाम इदारे उनके लिए हाजिर हैं, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, वो बात नहीं है, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। लेकिन ये जो जो लोग उधर हुक्मरानी कर रहे हैं, भाई खुदा के लिए वहां पर एक फॉरेंसिक लैब बना लो। आज तक पिशावर को सेफ सिटी का दर्जा नहीं दे सके। वो कैमरे लगाने थे, वो सिस्टम लगाए, ये इनकी कार, हाँ इनसे करवा लो, इनसे लॉकडाउन करवा लो, इनसे 9 मई के वाकयात करवा लो, इनसे शोधा के मुजस्मे तोड़वा लो, इनसे एम आलम के जहाज को आग लगवा लो, इनसे पेशावर का रेडियो स्टेशन जलवा लो जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था, वो इनको करना आता है। और तमाम केपीके के वसाइल लेकर इनके ऊपर वफाक के ऊपर चढ़ाई करवा लो, लॉकडाउन करवा लो और वहां पर इंतशार फैला लो। उन कामों में ये बड़े तेज है। तो खुदारा अपने गिरेबान के अंदर झांके, नून लीग और पीपल्स पार्टी की फिक्र छोड़ दें, अपने सूबे का ख्याल करें। ठीक है, अपने सूबों का ख्याल करें जी। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, सर जी अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं अपने सूबे का ख्याल करें और अपने गिरेबान में झांकें। देखें इमरान साहब, गुजारिश ये है, मैंने पता नहीं अली गौहर बलोच साहब को कौन सी बात बुरी लगी,
क्योंकि ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं की जो मैंने आगे इनको सारी सुनाई हैं, वो सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के जलसों में और गिलगित बल्तिस्तान के जलसों के अंदर इनसे कही है। ये मुझे कह दें कि मतलब इनका मैंडेट जाली नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है जिनके साथ ये इत्तेहादी हैं। मैंने तो पहले कहा कि हम तो मुखालिफ है ना जी, इन्होंने कहा कि इन्होंने तो मुखालफत करनी है, लेकिन इनको भी तो संभाल लें। मुझे बताएं इनकी बातों से कहाँ से लगता है कि ये आपस में इत्तेहादी हैं। ये तो एक दूसरे को निंदा कर रहे होते हैं हर वक्त। अब वो जब बात करते हैं सिंध के अंदर ये कहते हैं सूबा बना दें, तो सिंध वाले कहते हैं जी पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी मौजूद है, रेजोल्यूशन भी पास हुई है, आप साउथ पंजाब क्यों नहीं बना देते। उधर ये सिंध की तरफ जाते हैं तो सिंध वाले कहते हैं जी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। और इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं दोनों के मिला के वो ये कहते हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि नए सूबे बने। तो ये पहले सारे एक पिच पे तो आ जाए। वोरा साहब भी कह रहे हैं कि जी कराची को जो है वो एक जो है सूबा डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये सारे क्यों नहीं बंद कमरे में बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ के एक सेम पिच पे आ जाते, सेम ग्राउंड पे आ जाते, ताकि इनको आसानी हो हमारे साथ सियासी इख्तलाफ रखने में। अब तो हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको आड़े हाथों लिए बैठी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिए बैठे हैं। इक़्तिदार के मजे भी जो है वो ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे भी पास हैं, रियासत की सारी जिम्मेदारियां भी इनके पास हैं, इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इनके ही जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान की आज GDP 3% से ऊपर नहीं जा रही। इन्होंने मुझे कहा था, इन्होंने पाकिस्तानी कौम से कहा था जब ये 2022 के अंदर एक साजिश के तहत आए थे कि जी रियासत जो है मुआशी तौर पे तबाह हो रही है। बिल्कुल बैरिस्टर शाहिद साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं अरशद वोरा साहब, 18वीं तरमीम भी इसलिए पास हुई थी कि सूबे खुद मुख्तार होंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, सूबों के मसाइल हल होंगे, बहुत से शोबाजात वफाक से लेकर सूबों के सुपुर्द कर दिए गए, लेकिन सूबे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए उनको एक मौका तो दिया गया था, अब इस बात की क्या गारंटी है कि नए सूबे बन जाएंगे तो फिर ये परफॉर्म करेंगे। हो सकता है उनके पास फिर कुछ वजह ऐसी आ जाए कि जी हम इस वजह से परफॉर्म नहीं कर सके। देखें 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A की अगर ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंटेशन हो जाती ना, तो आज शायद लोग सूबों की बात भी ना कर रहे होते। आज जो है 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A को जिस तरीके से डिफाइन किया गया था वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया था। तो MQM ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, जो आईनी तरमीम MQM की डिमांड है, जो MQM ने PMLN के साथ हुकूमत में शामिल होने से पहले उनके साथ एक MOU साइन किया था कि ये जो है ये अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे, उसमें सबसे बड़ी मुखालिफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसमें PTI वाले भी हमारे साथ शामिल हैं, PMLN वाले भी हमारे साथ शामिल हैं, और वो कहते हैं ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे, आप फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली आप अपने UC के चेयरमैन को एम्पावर नहीं करेंगे, तो फिर ये इख्तलाफात बढ़ते चले जाएंगे। और फिर जो 1300-1400 अरब रुपए प्लस लोकल कलेक्शन, ये मिला के 1700-1800 अरब रुपए अगर एक CM के पास पार्क हो जाएगा और वो अपनी मर्जी से उसको मैनेज करेगा, तो ये फिर जो है सूबे इस तरीके से नहीं चल सकते। अगर आपने 18वीं तरमीम में ये काम कर लिया होता और आज भी ये काम कर लें, और आप एम्पावरमेंट टू द पीपल, ये कराची की बात नहीं हो रही है, ये खैबर से लेके कराची तक की बात हो रही है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम की बात हो रही है। अगर ये भी इम्प्लीमेंट ट्रू सेंस में हो जाता तो शायद आज ये डिमांड्स नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं ना। अगर ये हो जाता तो फिर ये सारा जो पैसा है जो एक ही शख्स के पास पार्क होता है वो ना होता। आप देखें, आपको जब NFC से जो पैसा मिलता है, आपको PFC में भी उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके ख्याल में जो पैसा मिला वो लगा नहीं, और इस वजह से मसाइल जूं के तू हैं। लेकिन कादर मंदो खेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही थी सिंध से कोई आवाज ही नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है सूबे का, वो तो पंजाब से आवाज है। अब सिंध की एक बड़ी जमात, कराची की बड़ी जमात MQM जो है वो मुतालबा कर रही है, आज से नहीं काफी पहले से कर रही है, तो इनके मुतालबे को आप जायज समझते हैं? और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं इस मामले पर। तो भाई सुप्रीम कोर्ट से जिस निराले चीफ जस्टिस गुलजार ने जो फैसला दिया है नस्ला टावर के हवाले से कि बम से उड़ा दो नस्ला टावर को और वो लोगों को जमा पूंजी जाया करके, आईनी अदालत ने उसके इतने टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिए, तो मेरे ख्याल में शर्म के मारे जस्टिस गुलजार को तो डूब के मरना चाहिए।
और मेरा तो ये मुतालबा था कि इस आदमी की पेंशन बंद करके इसकी जायदाद बेच के उन गरीबों को दिया जाए जो दरपदर की है। ये उसी जस्टिस गुलजार निराली जज का फैसले को ले जाएंगे, वहां आईनी अदालत उसके इतने टुकड़े कर देंगे कि वो याद रखेंगे। दूसरी बात ये है मेरे भाई, मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैं आइन और कानून जानता हूं। आइन और कानून, आइन का 239 ये कहता है कि जिस सूबे में सूबे बनाना हो उस वहां से 2/3 मेजॉरिटी हो, कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3। ये बेचारे बड़े मुश्किल से फॉर्म 47 के जरिए आए हुए कराची से, और वो खुद इनका लीडर मुस्तफा कमाल साहब को कोई पूछता ही नहीं। वो फारूक सत्तार ने बोला शुक्र करे इसको एमकेएम वालों ने तस्लीम कर लिया है। वो अभी तक ये नहीं पता कि वो एमकेएम में कि पीएसबी में एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान लिए, पिछले दिनों में एफआईआर भी कट की, आपको पता होगा सारा जो दफ्तर में है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके पास अगर अक्सरियत है सूबाई असम्बली के मेंबरान की, आप करारदाद एक नहीं है 10 मरतबा लाए, जो आपके दिल के हुए लाए, लेकिन आपकी पोजीशन ये है कि आपके डब्बे से 3,800 निकलते हैं वोट, और फिर आपको अगले ने जाके मुझे फैसल वाडा ने 2 महीने पहले बता दी ये सीट मुस्तफा कमाल को दे दी गई, आपको नहीं मिलेगी। 1000 मरतबा में मीडिया पर कह चुका आया फैसल वाडा मेरा साथ कुरान पे यात्रा किसने बोला कि नहीं बोला मुझे। सवाल ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल से ये बेचारे अपनी सीटें लेके बैठे हुए। अब वो सिंध की आवाम को, कराची की आवाम को बेवकूफ बनाने की 40 साल से ये वफाकी हुकूमत में चिपके हुए। बताया ना कराची को क्या दिए सिवाय लाशों का, बोरीबंद लाशों को, टारगेट किलिंग का, चाइना कटिंग का क्या दिया है। आज भी वो फाकी हुकूमत में बैठे हुए पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। K4 मंसूबे के लिए इस साल भी सिर्फ 10 अरब रखे हैं। ठीक है, यहाँ जो ग्रीन लाइन वो फाकी हुकूमत ये बात आपकी कादर मंदोखिल साहब बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात कि इत्तेफाक राय से मामला आगे बढ़ सकता है। 2/3 मेजॉरिटी जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन कमोबेश तमाम बड़ी सियासी जमातों की नुमाइंदगी आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है और इस पर बात हो सकती है, इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इस पर डायलॉग हो सकता है। अगर इत्तेफाक राय होता है तो नए सूबे बन भी सकते हैं और फिर गवर्नेंस जो है वो हो भी सकते हैं। अरशद वोरा साहब, क्लोजिंग कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ अभी इन्होंने बात की कि इन्होंने क्या दिया लाशों के अलावा। मैंने आपको, इन्होंने वो प्रोग्राम मिस किया था ना, मैंने इनको बता तो दिया कि ये 4 साल में इनसे यूनिवर्सिटी रोड बनी नहीं। मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, K2 MQM के दौर में आया, K3 MQM के दौर में आया, K4 MQM के दौर में कंप्लीशन पे है। दिसंबर में K4 का 650 मिलियन गैलन पानी जो है कराची के सरहद पर होगा। लेकिन इनको ऑगमेंटेशन के लिए जो $500 मिलियन मिले हुए थे वर्ल्ड बैंक से, इनसे ये सवाल किया गया कि आपकी ऑगमेंटेशन, पहले ये कहते थे हम कर रहे हैं, और जब फाइनली अभी 2 महीने पहले इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हम 2029 में मुकम्मल करेंगे। यानी कि K4 का पानी 2026 के दिसंबर में आ जाएगा, जो MQM की बदौलत है। और आपने उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो चैनल की लाइनें डालनी थी, अब आप कह रहे हो कि हम ये 2029 में मुकम्मल करेंगे। ठीक है अरशद वोरा साहब, कथा कलामी की माजरत फिलहाल के लिए। अरशद वोरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब और कादिर खान मंदोखिल साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि कोई इत्तेफाक राय हो। तमाम मसाइल का हल इसी इत्तेफाक राय, इसी बातचीत में पिन्हा है और देखते हैं तमाम जमातें कौमी मुफाद में एक टेबल पर बैठती हैं नहीं बैठती। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ईरान अमेरिका जंग को 6 माह जो है वो हो चुके हैं, जंग खत्म नहीं हो पा रही और डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे ये जंग जो है वो इतनी बढ़े, और 6 माह तक अभी तक जो है जंग बंदी उस तरह से नहीं हो पाई, कोई मुआहिदा नहीं हो पाया। MOU के हवाले से आपको बताएं कि 14 नुकात पर इत्तफाक तो हुआ, उस पर सिग्नेचर भी हुए, लेकिन वो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ा। अब वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने एक चीज़ को रिपोर्ट किया है कि खलीजी ममालिक इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी मायूस हैं, और जो अमेरिका से जितने भी खलीजी ममालिक जो मायूस हैं वो अब इकट्ठे हो रहे हैं। अमरीकी मफादात मशरिक़ वस्ता में अब स्टेक पर आ गए हैं और अमरीकी प्रेजेंस भी शायद अब ख़तरे में आ चुकी हुई है। तो होने क्या जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। वाशिंगटन से सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब ने हमें। फैज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब, वो तो हमने देख लिया, वेनेजुएला का सुबह से लेकर शाम तक जो है वो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, निकोलस मदुरो को अगवा भी करके ले गए तो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ईरान ने बताया कि वो 6 माह से डटा हुआ है। अब एग्जिट पॉलिसी जो वो कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही डोनाल्ड ट्रंप की। 6 माह आ चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये आगे बढ़ेगा, ये ख़त्म होगा या मुआहिदा होगा। अब खलीजी ममालिक काफ़ी परेशान है और मायूस हो चुके हैं कि असल नुकसान तो हमारा हो गया है। अमेरिका की इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर क्या पॉलिसी है और क्या मिड टर्म इलेक्शन से पहले कोई मसला हल हो सकता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब। बड़ा ही आपने अहम सवाल पूछा और ज़ाहिर है एक ऐसा सवाल है जो हर एक के जहन में है। हकीकत यह है कि इस वक्त ट्रंप साहब और उनकी इंतज़ामिया इस जंग में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और उनको नज़र समझ में नहीं आ रहा और कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा कि किस तरफ से वो निकलें और अपनी जान छुड़ाएं। इसमें कोई शक नहीं, और ये एक लगा बंधा
खुद जो वाशिंगटन में न सिर्फ ही कि वो लोग जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं, बल्कि जो खुद उनके अपने साथी रहे हैं व्हाइट हाउस में, जिन्होंने उनकी इस कैंपेन को और उनकी सदारत को सपोर्ट किया, उनके साथ काम किया, वो भी खुलकर इस बात का बिल्कुल इजहार कर रहे हैं कि ये एक गैर ज़रूरी जंग थी। इसमें आपको नेतन्याहू और इज़राइल ने झोंका और अब आप उसका ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इस वक़्त ट्रंप साहब, जैसा कि खुद आपने जो वॉशिंगटन पोस्ट का जो हवाला दिया, कि ट्रंप की जो एक बहैसियत मजमूई जो एक क्रेडिबिलिटी है या इन पर जो कोई थोड़ा बहुत एतमाद था दुनिया के दूसरे ममालिक का, खुसूसन खलीजी ममालिक में अभी भी उनकी एक कोई हैसियत थी। तो वो लगता ये है इस रिपोर्ट के मुताबिक, ज़ाहिर है ट्रंप और उनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, जो मुख्तलिफ लोग हैं, वो इसकी तरदीद करेंगे और कर भी रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त जो वहाँ पर ज़ाहिर है 11-12 अड्डे वहाँ पर मौजूद थे एक्टिव, और उनको शदीद नुकसान पहुंचा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ अमेरिका का। और ये इस बिल्कुल एक फितरी बात है, अगर वहाँ की क़यादत अगर ये बात सोच रही है कि हमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपनी नेक नामी दांव पर लगा कर आपको एक यहाँ पर एक जगह दी ठहरने की ताकि आप हमारी हिफाजत करें। और ज़ाहिर है देखिए ये भी एक खुली हकीकत है, इसमें कुछ कहने में कुछ मुदाखा नहीं है कि खलीजी ममालिक को जो डर था असल इज़राइल को छोड़ के, वो ईरान से था। जी। और वही जब वक़्त आया कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए या उनका दिफ़ा किया जाए, तो ईरान ने अमेरिका ने न सिर्फ़ वो काम पूरा नहीं किया, बल्कि जो थोड़ा बहुत जो दिफ़ा कर सकता था अमेरिका, वो वसाइल उन्होंने इज़राइल की तरफ शिफ्ट कर दिए ताकि इज़राइल का ज़्यादा दिफ़ा किया जा सके। हुँ। तो अगर वहाँ पर ऐसी कोई फीलिंग है, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं बल्कि और ज़ाहिर एक कॉमन नॉलेज भी है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जो आपके सवाल का जो एक अहम हिस्सा है वो ये कि क्या इस मौके पर और इसकी वजह से क्या अब खलीजी ममालिक और दूसरे मिडल ईस्ट के जो भी प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, क्या अब वो अमेरिका से जान छुड़ाएँगे या अमेरिका वहाँ से वापस आ जाएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। जी। अच्छा, इसमें देखिए जो मैं जब समझता हूँ, और आई कुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ओपिनियंस, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये अभी ऐसा होने नहीं जा रहा। अमेरिका इतनी आसानी से वहाँ से अपनी मौजूदगी ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि देखिए बहुत अहम ख़ित्ता है पूरी दुनिया का। एक समझिए कि उसमें कई ऐसे पावर पॉइंट्स हैं कि अगर एक सुपर पावर वहाँ से विथड्रॉ कर ले अपने आप को, जो कि एक लोन सुपर पावर, वाई सुपर पावर है दुनिया की, वो अगर अपने आप को वहाँ से निकाल लेती है, तो फिर वो जो सुपर पावर का स्टेटस उसका रहेगा नहीं। तो ये किसी और तरीके से एक डिफरेंट आर्किटेक्चर के ज़रिए एक डिफरेंट कोई स्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट करेंगे, लेकिन या लेकिन एक लेकिन फैज़ साहब, थोड़ी-सी एक डेलीगेट होंगी नए पावर्स। सिक्योरिटी स्ट्रक्चर पर जो जी, है वो काम तो शुरू हो जी, चुका हुआ है। और जो जी, वैक्यूम जी। की आप बात कर रहे हैं कि अगर अमेरिका इस खित्ते से चले जाता है, जो सिक्योरिटी वैक्यूम वहाँ पर होगा, उसको फिल करने के लिए भी आपको पता है कि अब मक्का डिफेंस एग्रीमेंट वहाँ पर मौजूद है। सऊदी अरब, जी, तुर्की, जी, बिल्कुल सही पाकिस्तान, कहा। दीगर ममालिक, मिस्र का नाम सामने आ रहा है, दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस पर भी काम हो रहा है, और ये जो खलीजी ममालिक हैं, अब अपनी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका ने जो उनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करनी थी वो तो नहीं हो सकी, अब वो कहते हैं कि हम इस चीज़ में खुद कफील हो जाएं और खुद से अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, पाकिस्तान और तुर्की को मिला के साथ। जी, देखिए इमरान, यही अहम पॉइंट है, और उसमें देखिए एक जो मैनेजमेंट, अमरीकी मैनेजमेंट में ख़ास टर्म जो कि अब तो दुनिया भर में आम हो गई है, वो कहा जाता है कि डेलीगेट करना। यानी एक ज़रूरी नहीं है कि जो एक आपका बड़ा बॉस है या एक बड़ी पावर्स है वो सारे काम खुद करे, वो कुछ चीज़ों को डेलीगेट करते हैं ताकि वो फिर एक ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, किसी भी जो बिज़नेस का सरबराह है या ओनर है, तो वो अगर सारे काम खुद करने बैठ जाए, झाड़ू देने से लेके कंप्यूटर टाइप करने तक, तो फिर जो असल जो मामलात हैं कारोबार के, वो आप सँभाल नहीं सकते। तो इसे यहाँ पर कहा जाता है डेलीगेशन, यानी अपनी चीज़ों को दूसरे अपने इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल कर लेना ताकि आप एक बेहतर काम कर सकें। अब वो मैं एग्ज़ैक्टली ये बात तो नहीं कहना चाहता कि वहाँ पर ये डेलीगेशन के प्रोसेस में इस वक़्त है अमेरिका के, अपनी तमाम जो इख्तियारात हैं
हैं या जो उनको पावर्स हैं उसको वो एक थोड़ा सा खुद अपने आप को विड्रॉ करके वहाँ मौजूद ज़रूर रहेंगे, लेकिन वहाँ जैसे कि खुद अभी आपने भी फरमाया और मैंने भी अर्ज़ किया था कि एक नया आर्किटेक्चर क्या वहाँ ज़हूर पजीर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आपने देखा कि मक्का का जो एग्रीमेंट है जी। बहुत अहम बात है, हालांकि इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। देखिए नेटो जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सब पहला एक ऐसा दिफाई इदारा है, बाकायदा इदारा है, माहिदा नहीं है। उसका सेक्रेटेरिएट है, उसकी अपनी फोर्सेस हैं, उसके अपने कमांडर्स हैं, उसका अपना बहुत बेइंतहा हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है। तो क्या वो तमाम उस चीज़ें जो लवाजमात हैं एक इतने बड़े एक स्ट्रक्चर के, वो इस मक्का एग्रीमेंट क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए बाकायदा चीज़ें बिठाई जाएंगी? वहाँ क्या लोग एक दूसरे के जो 3 ममालिक हैं, अभी बात हुई है, क्या ये 3 ममालिक अपनी तमाम जो जैसे कहते हैं आपका इक्विपमेंट है या जो वेपन्स हैं क्या वो शेयर करें? कई चीज़ें सही। इसमें ऐसे सवालात हैं जो अभी वक्त लगेगा आने को। लेकिन बिल्कुल, मेरा बहुत अपना से ख्याल कता यही है कलामी और की जैसे माज़रत कि फैज़ रहमान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात अभी मिलना ज़रूरी हैं और ये कुछ पेचीदा मामला भी है। देखना होगा कि आगे बढ़ के जो है ये दिफाई मुआहदे में कौन कौन शामिल होता है और इसका मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल के लिए फैज़ रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।